यानी इलाहाबाद, जहां न केवल 3 नदियों का अभूतपूर्व मिलन होता है, बल्कि एक ऐसा शहर जो आजादी के पहले और बाद भी लगातार राजनीतिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना रहा। इलाहाबाद को गौरव हासिल है तमाम विभूतियों की कर्मभूमि बनने का। इसी इलाहाबाद की आबो हवा में पले बढ़े थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इलाहाबाद शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित चौक और इस चौक से लगा अहियापुर मोहल्ला। इसी मोहल्ले में पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था। अब इसे मात संयोग कहें अथवा कुछ और, कि इसी मोहल्ले में ही पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी महान विभूतियों ने भी जन्म लिया था। खुशहाल पर्वत अंचल निवासी बाबू सालिग्राम खत्री के इसी छोटे से मकान में 1 अगस्त सन 1882 को एक बालक ने जन्म लिया। हमारी दादी के एक पुत्री हुई थी, जिनका विवाह 51 में बाद में हुआ था। फिर विवाह के कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया था। उसके कई साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तो उन्होंने, घर के लोगों ने मानता मानी कि बच्चा को होगा तो चित्रकूट हम लोग जाएंगे। चित्रकूट में कोई साधु बाबा हैं जिनसे हम आशीर्वाद लें, बच्चा होगा। तो घर की बूढ़ी जो औरतें थी, हमारे बाबा ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, तो उनको लेके गई। तो एक बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया बच्चा होने का, और एक कोई लकड़ी का एक टुकड़ा दे दिया कि तुम इसको रखो, बच्चा होगा तुम्हारे तो इसको बांध देना, वो जीवित रहेगा। उसके पहले 1 आध बच्चे जब हुए थे तो वो जाते रहे थे। तो बाबूजी का जब जन्म हुआ तो वो उनको बांध देती थी। श्रावण माह के पुरुषोत्तम मास में जन्म लेने के कारण इस बालक का नाम पुरुषोत्तम दास टंडन रखा गया। बाबूजी ने स्वयं बताया कि जब उनका शिक्षा आरंभ हुई पहले तो उनके घर के पास एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया। वहाँ एक मौलवी साहब शिक्षा देते थे और उन्होंने इनको हिंदी अक्षर अपने हाथ से सिखाए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबूजी बड़े श्रद्धा के साथ याद करते थे उन मौलवी साहब को, और हम लोगों को बताते थे कि वो इतने अच्छे शिक्षक थे कि अपने हाथ हमारा पकड़ के और हमें हिंदी के अक्षर सिखाया करते थे। टंडन जी को बचपन से ही व्यायाम करने का शौक था। वो मोहल्ले के पास बनी एक व्यायामशाला में कुश्ती भी लड़ने जाया करते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन अपने युवा काल से ही निर्भीक और गजब के साहसी थे। साहसी तो बचपन से ही थे, और वो प्रभाव हमारे दादी का उन पर पड़ा था। हमारी दादी बहुत निर्भीक थी कि बाबूजी अपने छोटेपन से ही एक उन्हें नेतृत्व की प्रवृत्ति थी, तो अपने साथियों में वो नेता थे। और ये भी मशहूर थे कि अपने सच बोलने के लिए सब लोग जानते थे कि बहुत सच बोलते हैं ये, इसीलिए उनका कॉलेज में नाम जीसस रख दिया गया था। लोग उन्हें जीसस कह के पुकारते थे। तो ये कॉलेज के अपनी टीम के कैप्टन थे। डिबेटिंग जो सोसाइटी हिस्सा थी उसके भी ये एक तरह से प्रेसिडेंट कहिए कुछ थे, सब चीज़ों में हिस्सा लेते थे, ड्रामा में भी हिस्सा लेते थे। तो उस साल की जब ये घटना है तब ये यहाँ पर ये न्यू सेंट्रल कॉलेज था जिसमें ये पढ़ते थे, तो यहाँ पर टूर्नामेंट हुई, खेल कूद की भी, उसमें क्रिकेट भी था और दौड़ धूप की थी। तो इलाहाबाद में न्यू सेंट्रल कॉलेज में उसका प्रबंध किया गया। उसका प्रबंध सब विद्यार्थी चाहते थे कि उनके हाथ में हो,
या जो कॉलेज के इंचार्ज थे स्पोर्ट्स के, वो थे डॉक्टर हिल, E.G. हिल नाम था उनका। तो वो उनसे विद्यार्थियों ने कहा कि आप ये प्रबंध हम लोगों के सुपुर्द कीजिए, हम प्रबंध करेंगे। उन्होंने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो जिस दिन ये दौड़ धूप हो रही थी, रेसेस चल रही थी, तो भीड़ थी, सारे कटरा के लोग भी वहाँ इकट्ठे थे, बच्चे भी इकट्ठे थे। तो उस समय पुलिस का प्रबंध था। तो बाबूजी अपने साथियों के साथ वहाँ खड़े हुए थे, जैसे सब लोग देखते हैं वो भी देख रहे थे। तो पुलिस के एक सिपाही ने आगे बच्चे को खूब डांटा और उसको झटक दिया। तो बाबूजी को बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों उस बच्चे को डांट रहे हो? तो सिपाही ने कहा कि ये शरारत कर रहा है, उसको एक आध थप्पड़ मार दिया। तो बाबूजी को बुरा लगा, उन्होंने उसको काफ़ी डांटा कि तुम ये करोगे हम तुमको पीटेंगे। तो वो जरा सा हुआ कि हम ये सिपाही हैं तो हमसे इस तरह से बोलते, तो उन्होंने हमसे बदतमीजी करते। तो उन्होंने एक रूल अपने साथी के हाथ में था, लिया और कहा हम तुम्हारा इसी से सिर तोड़ देंगे। तो सिपाही थोड़ा डर के फिर चला गया। लेकिन वो तो ज़माना ऐसा था, सन 1904 के 3 के का रहा होगा। तो उसने जाके डॉक्टर हिल जो इंचार्ज थे उसे शिकायत की कि भाई एक विद्यार्थी ने हमें मारने की इस तरह से धमकी दी। तो डॉक्टर हिल ने फिर वहाँ आवाज़ लगवाई कि कौन सा विद्यार्थी है जिसने ये पुलिस को धमकी दी है। तो इनके साथियों ने कहा कि तुम मत जाओ, तुम्हें क्या करना है। लेकिन वो सत्य की ऐसी निष्ठा थी, उन्होंने कहा हम सच बात तो बोलेंगे और हम क्यों छिपाएं, क्यों भागें, हमें जो बात की है उसको हम कहेंगे निडर होकर। तो ये हिल के पास पहुँच गए और डॉक्टर हिल से उन्होंने कहा कि मैं था वो विद्यार्थी जिसने पुलिस से बातचीत की। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा किया? उनका पुलिस इस तरह से बदतमीजी कर रहा था, बच्चों को डांट डपट कर रहा था, वहाँ से हाथ झटक के उठा रहा था। तो डॉक्टर हिल ने जब बात सुनी तो उस ज़माना तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, उनका शासन था। तो उन्होंने पुलिस से कहा कि तुम बाबूजी से कहा कि ये पुलिस तुमको जेल भेज सकती है। तो बाबूजी ने कहा कि पुलिस का क्या साहस है जो जेल भेजे, आपका साहस हो तो आप हमें जेल भेजिए, हम देखें आप कैसे जेल भेजते हैं। तो डॉक्टर हिल सन्न रह गए। उनकी नैतिकता और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा जगत विख्यात है, सर्वविदित है। कुछ उदाहरण मेरे ध्यान में आते हैं। अपने द्वितीय पुत्र श्री गुप्त प्रसाद जी टंडन की बारात सन 1935 की घटना है। वह इलाहाबाद से कानपुर ले जा रहे थे और बारात में मैं भी था। मेरा टिकट आधा लिया गया था। फतेहपुर स्टेशन पर उन्होंने मेरी माँ से कुछ बात किया और उनको ये ज्ञात हुआ कि मेरी अवस्था 12 वर्ष से अधिक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, तुम्हारा तो टिकट पूरा होना चाहिए था। रेल के अधिकारी को बुलाकर उन्होंने आधे टिकट को तुरंत पूरे टिकट में परिवर्तित किया। मैंने उनकी ईमानदारी, उनकी निर्भीकता, राजनीति में उनका निडर होकर काम करना और सच्चे दिल से काम करना, किसी के विरोध की परवाह किए बिना करना और बीच बीच में जो कठिनाइयां आई उसका मुकाबला करना, ये टंडन जी ने सब बहुत सी बातें की। जाहिर है ऐसा व्यक्तित्व तत्कालीन राष्ट्रीय गतिविधियों से स्वयं को कैसे अछूता रख सकता। अतः उन्होंने सन 1899 में बाकायदा कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी पहल की और सन 1905 में वो कांग्रेस के प्रतिनिधि बन गए। सन 1906 में उन्होंने वकालत आरंभ की और 1911 में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो गए। उन्नीस 1911 की घटना है। सर हेनरी रिचर्ड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, और उनकी और एक और ब्रिटिश जज की डिवीजन बेंच थी, 2 जजों की बेंच। उसके सामने वो एक लेटर्स पेटेंट अपील, जिसको अब हाई कोर्ट में स्पेशल अपील कहते हैं, वो उन दिनों लेटर्स पेटेंट अपील के रूप में प्रसिद्ध थी और वो बहस कर रहे थे। सिंगल जज, एक जज के फैसले के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील 2 जजों के सामने होती थी।
तो जस्टिस पीसी बैनर्जी के फैसले के विरुद्ध अपील थी। एक प्रश्न उन्होंने उठाया बहस में, तो चीफ जस्टिस सर हेनरी रिचर्ड्स ने कहा कि मिस्टर टंडन, यू डिड नॉट रेज दिस पॉइंट बिफोर मिस्टर जस्टिस बैनर्जी, क्योंकि जस्टिस बैनर्जी के फैसले में उसकी चर्चा नहीं थी। तो चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहा कि आई बिलीव मिस्टर जस्टिस बैनर्जी हैज ए वेरी गुड मेमोरी। तात्पर्य था कि यदि ये प्रश्न आपने उठाया होता तो उनके फैसले में जरूर होता, आप सत्य बात नहीं कह रहे हैं, ये इशारा था उनका। तो उत्तर दिया कि यस माय लॉर्ड, आई नो हिज लॉर्डशिप हैज ए वेरी गुड मेमोरी, बट आई डिड रेज द पॉइंट एंड आई कांट अकाउंट फॉर इट्स ओमिशन फ्रॉम हिज लॉर्डशिप जजमेंट। तो उसके थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस कुछ झल्ला के बोले कि मिस्टर टंडन, दीज डेज यंग एडवोकेट्स हैव ए वेरी बैड हैबिट ऑफ मेकिंग हैव नो फाउंडेशन। ये उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आई एम हियर टू आर्ग्यू द ब्रीफ ऑफ माय क्लाइंट, आई एम नॉट हियर टू हैव माय वेरासिटी, आई रिफ्यूज टू आर्ग्यू। और वो इसको कह करके और ब्रीफ लेकर के चले गए, बहस नहीं किया फिर उन्होंने। राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन को लोग राजर्षि के पद से जानते थे, लेकिन हम इलाहाबाद के लोगों के लिए तो वो प्रिय बाबूजी थे। उनकी छाप बहुआयामी थी। इलाहाबाद नगर के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर उनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अपनी लोकप्रियता के कारण ही टंडन जी सन 1921 में इलाहाबाद नगर महापालिका के अध्यक्ष चुने गए। नगर पालिका से उनका बेहद लगाव था। वो स्वयं दूसरे चेयरमैन थे, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि पहले तो कलेक्टर होता था चेयरमैन। शिवचरण लाल जी थोड़े दिन चेयरमैन रहे, उसके बाद टंडन जी चेयरमैन हुए, लेकिन सर्वसम्मति से हुए। जब लोगों ने उनसे कहा कि आप चेयरमैन कबूल कीजिए, तो उन्होंने कहा कि अगर सर्वसम्मति से मुझको चुना जाता है तब मैं चेयरमैन बनूंगा, और नहीं तो मैं नहीं बनूंगा। तो लोगों ने उनको सर्वसम्मति से, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उनको सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया। और वो हमेशा उनका ये रुख रहा कि अगर एक भी आदमी मुझको पसंद नहीं करेगा तो मैं इससे हट जाऊंगा। उनका प्रशासन मुलायम भी था, कड़ा भी था। ईमानदार आदमियों के लिए तो मुलायम था और बेईमानों के लिए कड़ा था। एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि ये मिलिट्री वाले जो हैं, मिलिट्री वाले पानी यूज करते थे और एक पैसा उसका वो नहीं देते थे, और जितने वहाँ के अधिकारी थे सब डरते थे उनसे। वहाँ जाए तो उनको धमकी देते थे। जब टंडन जी के को ये मालूम हुआ कि इस तरह का चल रहा है, तो उन्होंने फोर्स भेजा और कहा कि जाके बम्बा काट आओ, समझे, कोई भी अड़चन आवे हमको बदलाओ, बम्बा जाकर काट आओ। और वो गए और बम्बा काटने लगे। तब वहाँ से कुछ ऑफिसर आए कि कंप्रोमाइज किया, सब अदा किया, अदा करने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें पहली बार 7 दिसंबर 1921 को जेल भेज दिया गया। नैनी जेल में वो थे। अब उनका बैरक एक दूसरा बैरक था, हमारा दूसरा था, लेकिन उस समय ऐसा था कि हम आ जा सकते थे, वो भी आ सकते थे। हमारी बैरक में आते थे, बैठते थे, लोगों से पूछते थे कि कैसे हो, कैसे नहीं हो। खाना पीना तो उनका वही प्राकृतिक नियम, शुद्ध शाकाहारी होता था, लेकिन जहाँ तक होता था वो उबला हुआ या पका हुआ खाना कम खाते थे, कच्चा खाना ज़्यादा पसंद करते थे। भीगी हुई मूंगफली, भीगी हुई मूंग की दाल या भीगे और ऐसे फल वगैरह। गन्ने का रस भी पीने का उनको शौक था, तो चरखी उन्होंने एक मंगा रखी थी। वहीं जेल में ही गन्ने आ जाते थे, तो उसी चरखी से रस निकाल करके वो रस भी लेते थे उसका। तो इस तरह की उनकी आदत थी। तो अक्सर वो ये नहीं चाहते थे कि जेल में के नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया जाए, और जो लोग जेल के नियमों का उल्लंघन करके बाहर से चीज़ें गलत तरीके से मंगाते थे उसको पसंद नहीं करते थे वो।
बल्कि बाज़ दफ़ा तो उन्होंने टोका भी कुछ लोगों को, खासतौर पर बालकृष्ण शर्मा जी को टोका कि भाई तुम ये बाहर से क्यों ये तंबाकू और बीड़ी और ये सब मंगाया करते हो। तो वो इन चीज़ों के जिनके खिलाफ होते थे उनको स्पष्ट कह देते थे। नई जेल में उस समय देश के कई महान नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी वहाँ रहे और उसके बहुत पहले पंडित मोतीलाल जी भी जेल में जब थे तब वो वहाँ पर रहे थे और जवाहरलाल जी भी रहे थे। और उनका जेल का क्रम, जैसा मैंने कहा कि मुख्य रूप में ये था कि वो जेल के सभी नियमों का पालन करते थे और साधारण रूप में उनको कुछ मिलते थे जेल के कैदी सेवा आदि के लिए, लेकिन वो सेवा आदि कुछ नहीं लेते थे, वो किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे। जो भोजन बहुधा घर से भेजा जाता था वो भी वो बांट लेते थे और भोजन भी उनका तो कच्चा भोजन रहता था। जेल में इस बात में बहुत सतर्क रहते थे कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात न हो जिससे स्तर नीचा हो। इस कारण वो बहुत सतर्क रहते थे और जेल के अधिकारी उनका बड़ा मान करते थे। जेल के बहुधा चोटी के अधिकारी जो थे वो भी कहते थे कि बाबूजी के लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से टंडन जी ने हिंदी भाषा को व्यापक प्रचार तथा उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का काम अपने हाथ में लिया और 1923 में वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन की स्थापना की और उसके पश्चात उन्होंने सम्मेलन सारे भारतवर्ष में इसका प्रचार हो इसलिए इसके माध्यम से कई वर्षों बाद स्थापित हो जाने कई वर्षों बाद परीक्षाओं का संचालन किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा सम्मेलन और स्वावलंबी हो गया, तब एक सम्मेलन से पत्रिका उन्होंने मासिक निकाली, सम्मेलन पत्रिका करके फिर वो त्रैमासिक हो गई। उसके पश्चात उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। फिर उसके बाद हिंदी विद्यापीठ में आने वाले विद्यार्थियों की यदि आर्थिक स्थिति खराब है तो उनको छात्रवृत्ति दिया करते थे, पूरा खर्च दिया करते थे। और उसके बाद जब सम्मेलन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी तो घूम घूम करके चंदा मांगते थे। इसलिए सम्मेलन और टंडन जी का पर्यायवाची हो जाना स्वाभाविक है। और जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हुए तो हिंदी प्रदेशों में जब जाते थे तब पर भी वो अंग्रेजी में भाषण दे करके हिंदी में ही बोला करते थे। ये भी एक बड़ी भारी विशेषता थी उनकी कि वो बड़े हिम्मत के साथ हिंदी में ही बोलते थे। बल्कि वहाँ पर अनुवाद किया जाता था, तो वहाँ वो उपद्रव होता था उस समय, वो प्रचार नहीं करते थे, वो हिंदी में ही बोलते थे। और एक सैद्धांतिक प्रश्न पर अंत में उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा ही दे दिया। जो है पार्लियामेंट में जब पहले तो वो आए न इसमें संविधान सभा में आए, वहाँ उन्होंने संविधान में काफ़ी रुचि ली और विशेष रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्होंने बड़ा उसमें ऐसे कानून बने जिससे हिंदी राष्ट्रभाषा का उसको दर्जा मिला। उसके लिए उन्होंने बेहद प्रयत्न किया और काफ़ी संघर्ष भी उनको करना पड़ा। टंडन जी तो स्वतंत्रता के बाद असेंबली की स्पीकरी छोड़ करके सम्मेलन के बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में, स्थायी समिति की बैठक में, पुरस्कारों की बैठक में बराबर लेते थे। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कई पक्षों का प्रबलता किया। साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए पराधीन भारत में सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक था, उसकी स्थापना जो है टंडन जी ने करवाई। ये मंगला प्रसाद पारितोषिक मैथिली शरण गुप्त को मिला, जयशंकर प्रसाद को मिला, अयोध्या सिंह उपाध्याय को मिला, संपूर्णानंद जी को मिला, कमलापत त्रिपाठी रुचि ली और विशेष रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्होंने बड़ा उसमें ऐसे कानून बने जिससे हिंदी राष्ट्रभाषा का उसको दर्जा मिला। उसके लिए उन्होंने बेहद प्रयत्न किया और काफ़ी संघर्ष भी उनको करना पड़ा। टंडन जी तो स्वतंत्रता के बाद असेंबली की स्पीकरी छोड़ करके सम्मेलन के बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में, स्थायी समिति की बैठक में, पुरस्कारों की बैठक में बराबर लेते थे। और सबसे खास बात यह है